गुड मॉर्निंग बच्चों। नव वर्ष आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आपका जीवन में अच्छा स्वास्थ्य आपको प्राप्त हो और खूब आपका आगे तरक्की हो। बेटा, आज से अपन अपनी नई बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। इस बुक का नाम है सामाजिक विज्ञान की ये किताब, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का मतलब 7th क्लास में ये बुक चलती है। और भाग 3, हमने पहले ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की बुक का कोर्स कंप्लीट किया था, जिसमें आपके 9 चैप्टर दिए हुए थे। मैंने आपको कहा था 6 चैप्टर अपने कॉपी में लिख कर क्वेश्चन आंसर सब तैयार कर लें और अपने लर्न भी कर लें। दूसरे नंबर पर हमने हिस्ट्री की बुक को उठाया था और हिस्ट्री के भी आपने से 6 चैप्टर, वहाँ पर आपके 10 चैप्टर दिए हुए थे, जिसमें आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और वही सिलेबस के अंदर आपके आएंगे। उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स आपको कंप्लीट करने हैं। अब हमारे द्वारा अपनी तीसरी बुक को स्टार्ट किया जा रहा है। बुक का ये फर्स्ट पेज है, जिस पर लिखा हुआ है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, सेकंड भाग 3। ये ही बुक आपकी पॉलिटिकल साइंस की चलेगी बेटा। यहाँ पर आप अपनी विषय वस्तु पर आओ। विषय वस्तु आपकी जो दे रखी है, कंटेंट जो आपका दिया हुआ है बच्चों, इस कंटेंट के अंतर्गत आपकी 9 चैप्टर दिए हुए हैं। इन 9 चैप्टरों के अंतर्गत आपको टोटल पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें आपको 4 इकाइयाँ, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4, 5, 6, इकाई 5 दे रखी हैं। और फिर लास्ट चैप्टर में भारतीय लोकतंत्र में समानता, इसके अंतर्गत दिया हुआ है। तो ये जो हमारी इकाई 4 दे रखी है ना, संचार माध्यम, यहाँ तक हमारे द्वारा पढ़ा जाएगा। पहली इकाई जो है भारतीय लोकतंत्र में समानता, या पाठ का नाम भी समानता दिया हुआ है। इकाई 2 राज्य सरकार दी हुई है, जिसमें आपके 2 चैप्टर हैं, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर। स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है, और तीसरे चैप्टर में राज्य शासन कैसे काम करता है। फिर इसके बाद है इकाई 3, जिसमें लिंग, बोध या जेंडर से संबंधित जानकारियाँ आपको दी जाएगी। इस अध्याय इसमें आपके 2 चैप्टर आएंगे, 4th चैप्टर और 5th चैप्टर। 4th चैप्टर में लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, और 5th चैप्टर में औरतों ने कैसे दुनिया बदली है, इससे संबंधित जानकारियाँ आपको मिलेगी। फिर आपके इकाई 4 प्रारंभ होगी, जिसमें संचार के माध्यम हैं, संचार से संबंधित कौन कौन से संसाधन हैं और उन्हें किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं अपने दैनिक जीवन में, इससे संबंधित सामान्य जानकारी आपको पढ़ने को मिलेगी बेटा। 5वीं यूनिट जो है, जिसमें 7th और 8th चैप्टर आता है, और लास्ट 9 चैप्टर जो भारतीय लोकतंत्र में समानता के अंतर्गत आता है, ये अभी हमारी इस कोविड-19 के टाइम को देखते हुए सिलेबस से कट ऑफ कर दिया गया है। तो हमारे द्वारा यहाँ पर 6 चैप्टर का अध्ययन ही किया जाएगा। अब अपने चैप्टर पर चलो बच्चों। चैप्टर अपना अध्याय 1 समानता से रिलेटिव है। देखो, इसके अंदर पहले बहुत सारी पिक्चर्स दे रखी है, पर उन पिक्चर्स को ध्यान से देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे अध्ययन करेंगे। देखो, फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले ऊपर ही ऊपर एक QC बनी हुई है, लाइन बनी हुई है, जिसमें सबसे आगे छोटे लाल किसान है। दूसरे नंबर पे मंजीत कौर है, जो एक शिक्षिका के पद पर कार्य कर रही है। देखो, नाम भी दिया है और वो व्यक्ति क्या कार्य करता है उससे संबंधित जानकारी भी दी गई है। जैसे छोटे लाल एक किसान है, मंजीत कौर एक शिक्षिका है, तेजा सिंह एक व्यापारी है, व्यापार चाहे वो दुकान करता हो चाहे कोई अन्य कार्य करता हो। गिरीश राव एक छात्र है। कांता देवी घरेलू कामगार है, अपने घर में बाई वगैरह जो भी आते हैं उस तरह का कार्य वो करती हैं, घरेलू कामगार हैं। फिर सुजाता जो है, सुजाता कुमारी घरेलू कामगार है ये भी। फिर अब्दुल रहमान है, ये कारीगर हैं। शबनम बानो गृहिणी है, गृहिणी से मतलब होम लेडी है, वो कोई भी किसी भी प्रकार की आय का अर्जन नहीं करती हैं, वो अपने घर का सारा कार्य अपने स्वयं के द्वारा करती हैं। फिर है ग्रेसी लेलिंग, ये एक परामर्शदाता हैं, किसी को भी सलाह से संबंधित कोई जानकारी चाहिए होती है तो उससे संबंधित कार्य करती हैं।
फिर है आइजैक लेलेंग, ये एक सरकारी पद पर कार्यरत अधिकारी हैं। फिर है रुखसाना मिर्ज़ा, जो मीडिया कर्मचारी हैं। मीडिया कर्मचारी को आप जानते ही हो, प्रेस में या आपके है ना न्यूज़ चैनल से रिलेटिव पर्सन होना। फिर है योगराज, जो एक बेरोजगार व्यक्ति है। और अशोक जैन, जो एक उद्योगपति है। ये सब एक लाइन लगाकर जा रहे हैं। इसके अंदर ये नहीं देख रहे लाइन के अंदर कि कौन छोटे पद पर कार्यरत है, कौन घरेलू कार्यरत है, कौन व्यापारी है। सभी के द्वारा एक लाइन में निश्चित दूरी पर खड़े होकर वोट डालने जाया जा रहा है। यहाँ पर देखो नीचे एक लाइन और लिखी है, चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं। फिर उसके बाद है ना उन दोनों की वार्तालाप दे रखी है नीचे। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में लगे हैं। तो इतनी देर में कांता बोलती है, हाँ बिल्कुल। फिर चल कांता, अब तेरी बारी आ गई। कांता कहती है, मैं तो उसे ही वोट डालूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। फिर नेक्स्ट पेज पे जाकर देखना बच्चों। नेक्स्ट पेज पर आपके दिया हुआ है, बाद में आना कांता। जब वो वोट डाल चुकी तो उसके बाद फिर एक व्यक्ति से वो नमस्कार कर रही है कार के अंदर। और वो क्या कह रही है, वो क्या कह रहा है, बाद में आना कांता जी, नमस्ते साहब। फिर उसके बाद है आपके साइड में एक और पिक्चर, गुड़िया बुखार में पड़ी और उसे अस्पताल लेकर जाना है। दोनों फ्रेंड्स जो हैं कांता और सुजाता आपस में बातें कर रही हैं। गुड़िया बुखार में पड़ी और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे भी उधार ले आती हूँ। घर पर जब वो गई तो उसने देखा उसकी बच्ची जो है बहुत बीमार है और लेटी हुई है। तो उसने क्या करा, कोई काढ़ा सा या कुछ गरम बनाया और उससे कहा, ले यह पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई रहती ही नहीं है। ये जैसे वो घर से निकली काम के लिए तो उसने देखा कि बस्ती कितनी गंदी पड़ी है और ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे बीमार तो पड़ेंगे ही। वो दूसरे के घर का तो काम करने जा रही है, लेकिन वो जिस स्थान पर खुद अपने बच्चों और परिवार के साथ रहती है वो स्थान कितना गंदा हो रखा है, ये वो सोचने लग गई। बच्चों आप फिर से अपने पहले वाले पेज पर आ जाओ। यहाँ पर दी हुई हेडिंग समानता अपन वहाँ से अध्ययन करेंगे। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था। जैसे लोगों की भागीदारी होती है लोकतंत्र में, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान होता है लोकतंत्र में, समानता पाई जाती है और न्याय की स्थिति रहती है। अब ये समानता लोकतंत्र की जो प्रमुख विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे कि यह क्या है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है क्यों, और भारत में यह समान है या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। बेटा समानता का मतलब होता है इक्वलिटी। इक्वलिटी केवल आपके व्यवहार में ही नहीं होनी चाहिए, हर जगह दिखाई देनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो आपकी सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो। ये जो धार्मिक स्थलों पर किया जाने वाला व्यवहार हो, सभी में, परिवार में किया जाने वाला व्यवहार हो, ये सभी में समानता आना एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है लोकतंत्र के लिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के बाद भारत में समानता की तो स्थापना कर दी गई थी, जिसके अंतर्गत हमें राजनीतिक दृष्टि से 18+ महिलाओं के लिए और 18+ के बाद सभी को वोट डालने का अधिकार हो जाता है।
मतदान देने का अधिकार हो जाता है। तो हमें राजनीतिक दृष्टि से तो समानता की प्राप्ति हो गई। लोकतंत्र की स्थापना है हमारे भारत में, या भारतीय संविधान के द्वारा इसे लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है और यहाँ पर सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। सरकार की तरफ से कानून की दृष्टि में सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा। ये बात प्रूव करने के लिए सभी लोगों को जो इस देश के निवासी हैं 18 के बाद मतदान देने का अधिकार प्रदान कर दिया है। अपने देश की सरकार का चुनाव करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है। परंतु वास्तव में क्या ये जो राजनीतिक समानता प्रदान की गई है, क्या आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से हमें समानता प्रदान करती है या नहीं प्रदान करती है? हम उसके अंतर्गत अपने इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर आपने कांता और सुजाता की कहानी को पढ़ा। एक सबसे पहले ऊपर क्यू बनी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग थे, सभी इक्वल थे और वो वोट डालने जा रहे हैं। चुनाव के दिन ही जब वह सुजाता और वोट डाल चुके थे और अपने घर की ओर लौट रहे थे तो घर पर तो उसकी अपनी बच्ची बीमार पड़ी हुई थी और वह क्या करना चाहती थी, और वह उसको दिखाना तो चाहती है हॉस्पिटल, लेकिन उसे काम की भी चिंता थी। तो वो पहले काम को महत्व देती है और जिससे उसे मालिक से कुछ पैसा भी मिल जाए और वो अपनी बच्ची को अच्छी जगह दिखाकर दवाई ला सके। अब हमने जो पढ़ा है इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप चलिए बच्चों। यहाँ पर आपने अध्ययन कर लिया था। थर्ड पेज नंबर पर आ जाइए। थर्ड पेज नंबर पर आपके दे रखा है मताधिकार की समानता। देखो बेटा, यहाँ पर आपकी एक पिक्चर फिर बनी हुई है, पहले अपन उसका अध्ययन कर लेते हैं। कोनों को अच्छे से साफ करना। वो जो हाँ अपने मालिक के घर पर गई है, वहाँ पर हस्बैंड और वाइफ बैठे हैं। वहाँ पर जो औरत है वो उसको कहती है, बाई को, अपनी काम करने वाली बाई को, कि कोनों को अच्छे तरीके से साफ करना। कांता, ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी? जी मैडम, नहीं बनाऊंगी, क्योंकि उसे तो पैसों की ज़रूरत थी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसने क्या करा कि अपने जो पैसे थे वो उनसे लिए, लेकिन देने से पहले उसकी मालकिन ने क्या बोला कि देख, ये पैसे तो ले ले, लेकिन ये पैसे पहले लेने की जो आदत है तेरी, ये सही नहीं है। उसी शाम को नीचे देखो बेटा, यहाँ पर एक हॉस्पिटल या डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है, जहाँ पर OPDT लिखा हुआ है। अपन इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। बस जरा सी देर और बेटी। जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। वो बेचारी सोच में पड़ गई, क्योंकि देखो बहुत सारी लाइन के अंदर खड़े हुए जो लोग हैं वो सब उसी की तरीके के उसे लग रहे हैं। कोई कारीगर है, कोई मज़दूर है, लेकिन जो जैन मैडम और जैन साहब थे जिनके यहाँ वो काम करके आई थी, वो कभी भी वोट डालने के लिए तो चाहे वो लाइन में खड़े हो गए, परंतु अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ता। वो डायरेक्ट आते हैं और सीधे डॉक्टर के पास जाकर अपने बच्चों का ट्रीटमेंट लेकर सीधे घर चले जाते हैं। वो अपने मन ही मन में सोच रही है, मतलब अपनी इन बातों को। अब अपन पढ़ते हैं मताधिकार की समानता। मताधिकार की समानता तो हमें मिल गई है हमारे देश के द्वारा सभी तबके के लोगों को, लेकिन वास्तव में समानता है या नहीं, अपन उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटेलाल को भी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। ये लाइन नोट कर लो बेटा। एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को, वयस्क मतलब जो 18 साल की उम्र प्राप्त कर चुके हैं, या उस अपने भारत के संदर्भ में तो, और दूसरे देशों में जो उम्र घोषित की गई है उन्हें वयस्क माना जाता है। और प्रत्येक वयस्क को मत देने का अधिकार है, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, शिक्षा का स्तर हो या जाति कुछ भी हो, गरीब हो या अमीर हो। इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। अब परिभाषा है, यदि आपके क्वेश्चन के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है,
एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे वह कोई धर्म का हो, शिक्षा का स्तर उसका कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, गरीब हो, अमीर हो, वो जिसे भी वोट देने का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है और यह सभी लोकतंत्रों के लिए आवश्यक पहलू भी है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो विचार है समानता के विचार पर ही आधारित होता है, क्योंकि ये घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का अधिकार हकदार होता है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता का वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है कि वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी। आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखते हैं। वह एक झोंपड़पट्टी में रहती है। उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती है, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर ही होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। आपके विचार में समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण हैं? उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसे सोचने के 3 कारण बताइए। देखो बेटा, ये बात सही है कि कांता के दिमाग में जब वो शाम को सुबह तो जब वोट डालने गई थी तो उसने सभी को अपने इक्वल खड़े हुए पाया और उसे लगा कि यहाँ मैं जैन साहब हो चाहे कोई भी हो, घर के मालिक हो, प्रत्येक के बराबर वो अपने आप को पा रही थी, तो उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन जब वो शाम को अपनी बीमार बच्ची को लेकर सरकारी अस्पताल की लाइन में खड़ी हुई तो उसे बहुत दुख हो रहा था कि यहाँ समानता का क्या अर्थ है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो प्राइवेट क्लिनिक पर जाकर अपने बच्चों को बिना लाइन में लगे ही ट्रीटमेंट करा देते हैं। आर्थिक दृष्टि से उसकी स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उसे सरकारी अस्पताल में जाना पड़ा था। ऐसे बहुत सारे कारण जो उसके दिमाग में आएंगे, पहले आप सोचें, उसके बाद फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे। बेटा आज के लिए अपना इतना ही। थैंक यू बेटा।